हेलो एवरीबॉडी, ये 9th पार्ट है हाउ टू टेक CAPF AC एग्ज़ाम सीरीज़ का। मगर यदि आपको लगता है कि और भी किसी एग्ज़ाम के एस्पेक्ट पे मुझे वीडियो अपलोड करना है तो आप मुझे वो ज़रूर से बताइए, कमेंट सेक्शन पे बताइए या मैसेज करके बताइए। तो इस लास्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि पेपर 2 का जो आंसर्स होते हैं उसके कंटेंट कैसे होने चाहिए। तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता दूं कंटेंट का। सबसे पहली चीज़ तो मैं कोट्स के बारे में बताती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके मैसेजेस करके पूछते हैं कि मैम मैंने ये सारे कोर्स लर्न किए हैं, या मैम आपके पास कोई अच्छे अच्छे कोर्स है तो हमें दे दीजिए, हम लर्न कर लेंगे, हम अपने कंटेंट में डालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कोट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि कोट आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन में होता है। आप कभी भी कोट कंक्लूजन में नहीं डालोगे और कोट इन बिटवीन भी नहीं डालोगे, यानी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच में भी नहीं डालोगे कोट। अगर आप कोट्स कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के बीच में डालते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपके पास कुछ कंटेंट ही नहीं है, तो वो गैप फिल करने के लिए आप कोट्स डाल रहे हो। इसलिए कोट सिर्फ इंट्रोडक्शन में रखो। ओके, अब जब कोट आप इंट्रोडक्शन में रखते हो तो आप इसको डबल कोट्स में डालोगे। और दूसरी चीज़ है, सपोज आपको किसने ये बात बोली है वो चीज़ पता नहीं है, नाम नहीं पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डबल कोट्स में डाल दो। डबल कोट्स में डालने से एग्जामिनर को पता चल जाता है या किसी को भी पता चल जाता है कि ये आपका लिखा हुआ नहीं है। जब भी कोई चीज़ हम डबल कोट्स में डाल देते हैं तो इसका मतलब ये बात आपने नहीं कही है, किसी और ने कही है, और किसने कही है वो बात आपको नहीं पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोटेशन के बाद जब आप अपना इंट्रो लिखना शुरू करते हो तो अपने इंट्रो के फर्स्ट लाइन में कोटेशन को कनेक्ट करोगे। अगर नहीं करोगे तो कोटेशन हवा में ही लटकता रहेगा, ऐसा लगेगा इसका कोई वजूद ही नहीं है इस कोटेशन का। तो अगर आप चाहते हो कि इस कोटेशन का आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो और आप इस कोटेशन को अपने एस्से क्वेश्चन से कनेक्ट करो, तब आपको अपने इंट्रोडक्शन में इस कोटेशन के बारे में एक लाइन में बात करनी होगी। क्या कोटेशन बहुत ज़रूरी है? ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इज़ इट नेसेसरी? क्या कोटेशन डालना बहुत ज़रूरी है? तो मैं आपको बताऊं, कोटेशन डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लम ये है, CAPF AC पेपर 2 के एग्ज़ाम में ऐसे आपको 300 वर्ड्स में लिखना होता है, उसमें भी 50 वर्ड्स आपका इंट्रोडक्शन ले लेता है और 50 वर्ड्स आपका कंक्लूजन ले लेता है। मिनिमम मैं बता रही हूँ, कभी कभी इंट्रोडक्शन 50 का 75 भी हो जाता है, कंक्लूजन भी 50 का 75, मगर मिनिमम तो इतना लेगा ही। तो आपके तो यहाँ पर 100 वर्ड्स तो ऐसे ही चले गए, बाकी आपके पास बचा सिर्फ 200 वर्ड्स। अब 200 वर्ड्स में ही आपको अपने ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है, और इस 200 वर्ड्स में भी आप कोटेशन में वर्ड्स वेस्ट कर दिए तो बचेगा क्या आपके पास। इसीलिए स्टूडेंट्स, मैं यही बोलती हूँ कि आप कोटेशन मत डालिए, मगर यदि कोटेशन डालते हैं आप तो ध्यान रखना कोटेशन जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड टू ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए आप कोटेशन डाल रहे हो तो एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होगा, वो तो डिप्रेस हो जाएगा आपका कोटेशन देखते ही। इसीलिए पहली चीज़, कोटेशन वेल कनेक्टेड टू ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको अपने कोटेशन को इंट्रो से कनेक्ट करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, कोटेशन लंबा चौड़ा मत रखना, एज इट इज़ आपके पास सिर्फ 200 वर्ड्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए, तो इसीलिए कोटेशन शॉर्ट होगा और स्ट्रांगली कनेक्टेड टू ऐसे क्वेश्चन होगा। कौन कोटेशन बोला है अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, अब सेकेंड प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स का है वो ये है कि अंडरलाइन करने का। तो मैं हर स्टूडेंट को बोलूँगी कि आप लोग अंडरलाइन ज़रूर करा करिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है वो अंडरलाइन ज़रूर करा करिए, मगर ध्यान रखना आप इंट्रो और कंक्लूजन इन दोनों को कभी अंडरलाइन नहीं करोगे, क्योंकि इंट्रो एंड कंक्लूजन देमसेल्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर इंट्रो एंड कंक्लूजन ज़रूर पढ़ेगा और इसी से उसको पता चल जाएगा कि आपने कैसा कंटेंट लिखा होगा। इंट्रो एंड कंक्लूजन के अलावा आप अंडरलाइन कर सकते हैं, मगर ये नहीं है कि आप अंडरलाइन एकदम लेजरली कर रहे हैं, बस जहाँ तहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है अच्छा मैंने लिखा है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, चलो सब कुछ को अंडरलाइन कर दो। पूरा
कंटेंट ही अंडरलाइन से भरा रहता है, ऐसा नहीं करोगे। तो अंडरलाइन क्या करना है, सपोज एक पैराग्राफ आपने लिखा, ये पैराग्राफ पूरा लिख दिया और उसमें आपको लगता है कहीं पे आपने उस कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात की है, तो बस उस एस्पेक्ट को बस एक अंडरलाइन ऐसे कर दो। कुछ कहीं पर एविडेंस दिया है, उस एविडेंस को छोटे से अंडरलाइन कर दो ताकि बस दिखे। अब ये नहीं है कि पूरा अंडरलाइन कर रहे हो, अगर पूरा अंडरलाइन कर रहे हो तो फिर अंडरलाइनिंग का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगा। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ है अंडरलाइन आप पेंसिल से करना, इससे मैसे लुक नहीं आएगा, आपके कंटेंट, आपके आंसर स्क्रिप्ट आपका मैसे नहीं लगेगा, बस यही है। अच्छा, अब रिपोर्ट में अंडरलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर बस वही है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अंडरलाइन मत करना। आर्गुमेंट में भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, मगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अंडरलाइन मत करना। बीच में पॉइंट्स है तो पॉइंट्स भी आप अच्छे से थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, जो भी आपको एविडेंस लग रहा है। बेसिकली एविडेंस अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम बहुत डेटा फिगर्स देना ज़रूरी है। देखिए, डेटा फिगर्स देना ज़रूरी उतना नहीं है जितना एविडेंस देना ज़रूरी है। एविडेंस ज़रूरी नहीं है कि वो फिगर्स में ही एविडेंस हो। ओके, दूसरी चीज़ है आपका जो कंटेंट होगा वो रेलिवेंट होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन से, स्ट्रांगली कनेक्टेड होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ओके, अब जैसे मैंने एक ऐसे क्वेश्चन दिया था, विमेन एम्पावरमेंट इज मीनिंगलेस विदाउट विमेन सेफ्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस ऐसे क्वेश्चन में विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और विमेन सेफ्टी की बात हो रही है। तो जब मैं बोलती रेलिवेंट होना चाहिए, तो रेलिवेंस कब आएगा आपका कंटेंट का, जब आपको ये पता चलेगा कि मुझे किसके बारे में बात करनी है अपने कंटेंट में। 50 वर्ड्स इंट्रोडक्शन, 50 वर्ड्स कंक्लूजन, तो बाकी जो 200 वर्ड्स है मुझे किसके बारे में बात करनी है इस 200 वर्ड्स में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करनी है कि विमेन सेफ्टी के बारे में बात करनी है। आपको विमेन सेफ्टी के बारे में बात करनी है। तो आपका कंटेंट तभी रेलिवेंट होगा जब आप विमेन सेफ्टी के बारे में बात करोगे। अगर आप विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब है आप डेविएट कर रहे हो मेन ऐसे क्वेश्चन पे, मेजर कंपोनेंट से, स्पेसिफिक वर्ड से। तो बेसिकली आप जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखता है तो उसमें देखो कि इसमें जनरल कीवर्ड कौन सा है। तो जनरल कीवर्ड क्या है, विमेन एम्पावरमेंट। स्पेसिफिक कीवर्ड कौन सा है, विमेन सेफ्टी। ओके, तो विमेन सेफ्टी आपका मेजर कंपोनेंट है, विमेन एम्पावरमेंट आपका माइनर कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट, जनरल, स्पेसिफिक वर्ड कैसे पहचानना है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियोस जो है प्लेलिस्ट, वो जाना उसमें, और उसमें आपको दिखेगा 20AC01 ऐसे एंड सो ऑन 20AC10 ऐसे, तो उसमें आप देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, तो आपका रेलिवेंट और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कंटेंट को एकदम क्राउडेड बना देते हैं, इतना सारा डेटा, इतना फिगर्स एक ही पैराग्राफ में डाल देते हैं। कंटेंट इज लिटरली लोडेड विथ सो मेनी डेटाज एंड फिगर्स। ऐसा मत करो, कोई एक एस्पेक्ट लो। जैसे विमेन सेफ्टी है तो विमेन सेफ्टी का आप एक एस्पेक्ट ले लो, अब उस एक एस्पेक्ट को अच्छे से एक पैराग्राफ में इलैबोरेट करो। फिर दूसरा एस्पेक्ट लो तो उसमें इलैबोरेट करो। ओके, विमेन सेफ्टी का आप, विमेन बहुत इनसिक्योर्ड है, वो कैसे बताओगे, वो एक पैराग्राफ में बता दो। इसका कॉजेस क्या है, दूसरे पैराग्राफ में बता दो। इफेक्ट क्या है, तीसरे पैराग्राफ में बता दो। सोल्यूशन क्या है, चौथे पैराग्राफ में बता दो। इस तरह से करना चाहिए आप लोगों को। मतलब आप लोग क्या करते हैं, कॉजेस बताते बताते इफेक्ट भी बताने लग जाते हो, तो इससे पूरा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है कंटेंट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब कोई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मेरी इंग्लिश तो बहुत ऐसी ही है, इस तरह से भी बोलते हैं, उतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। आपको जो मार्क्स मिलते हैं ना, वो ऐसे रिपोर्ट या आर्गुमेंट में ग्रामर पे नहीं मिलते हैं कि अच्छा ग्रामेटिकल मिस्टेक किया तो मार्क्स काट देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको मार्क्स बेसिकली मिलते हैं कंटेंट पे। यदि आपका कंटेंट रेलिवेंट है, रेलिवेंट का मतलब ऐसे क्वेश्चंस रेलिवेंट हो और एविडेंस एंड एग्जाम्पल के साथ है, आप अपना व्यू पॉइंट दे रहे हो, उसके साथ आप एविडेंस या एग्जाम्पल दे रहे हो, और इंटरकनेक्टिविटी है बिटवीन पैराग्राफ्स, बिटवीन सेंटेंसेस, और बहुत क्लियरली आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, बहुत ल्यूसिडली आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो आपको मार्क्स मिलेंगे कंटेंट पे, चाहे आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ही क्यों ना कर रहे हो। ओके, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक करिए, मगर सेंटेंस जब एग्जामिनर पढ़े तो उसको समझ में आए कि बंदा बोल क्या रहा है। इतने ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो कि सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ में आए, ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। तो ग्रामर इम्पॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका इम्पॉर्टेंट कंटेंट है।
ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, हाई फाई इंग्लिश ये सब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखो। आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनर को इम्प्रेस करना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है ऐसे क्वेश्चन, रिपोर्ट क्वेश्चन या आर्गुमेंट क्वेश्चन को जस्टिफाई करना, और जस्टिफिकेशन सिंपल सेंटेंसेस में ही हो पाता है। आप बहुत लॉफ्टी वर्ड्स, एकदम कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यूज़ करोगे तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप उसी सेंटेंसेस के जंजाल में ही फंसते रह जाओगे। ओके, तो सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करो, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखो, कंटेंट को ओवर क्राउडेड मत करो, ये भी ध्यान रखना। ओके, फोर्थ पॉइंट, आपके पूरे आंसर स्क्रिप्ट में ये दो प्रोनाउन या इसका फॉर्म नहीं मेंशन होना चाहिए। आई, मी, माई, माइन, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, माई सेल्फ, ये प्रोनाउन बिल्कुल मेंशन नहीं होना चाहिए आपकी एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में। अगर आई बोलते हो आप या लिखते हो तो इसका मतलब आप खुद, तो आप अपने आंसर्स में कहाँ से आ गए। यू बोलोगे तो एग्जामिनर आ जाएगा, तो एग्जामिनर कहाँ से आपके कंटेंट में आ गया। तो आई एंड यू बिल्कुल मेंशन नहीं करोगे। ओके, आई की जगह आप वी लिख सकते हो और यू की जगह वैसे भी कुछ नहीं लिख सकते। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपका इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, डू यू अग्री, तो डू यू अग्री में तब यहाँ पर आप लिखोगे आई, यस आई अग्री, यस आई डू नॉट अग्री, इस तरह से। मगर अदरवाइज आप आई एंड यू बिल्कुल मेंशन नहीं करोगे। अगर आपको पैसेज ऐसा मिलता है प्रेसी वाला जिसमें आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आई एक्चुअली राइटर को इंडिकेट कर रहा है, तो आप आई की जगह अपने प्रेसी में द राइटर लिखोगे। गॉट इट? आई एंड यू स्ट्रिक्टली नहीं मेंशन करना है। पांचवी चीज, रिपोर्ट। रिपोर्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अपना नाम लिख देते हैं। मैंने आज एक आंसर स्क्रिप्ट इवैल्यूएट की है, उसमें बकायदा नाम लिखा हुआ था कैंडिडेट का रिपोर्ट में। क्यों? अपनी अगर आइडेंटिटी आप रिवील करने की कोशिश भी करोगे तो आप बिल्कुल ऐसी नहीं बन पाओगे, मतलब आपको आपका पेपर 2 कभी क्लियर ही होने नहीं देगा एग्जामिनर। तो प्लीज़ ऐसा काम नहीं करना कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश करो। ओके, जैसे प्लेस लिखना है तो अपना प्लेस मत लिखो, आप जहाँ रहते हो वहाँ मत लिखो। बहुत सिंपल सा तरीका है, प्लेस की जगह आप XYZ लिखो, और डेट देना है तो अच्छे से बहुत सलीके से डेट दो, दिसंबर, पूरा अच्छे से दिसंबर 2020, नो शॉर्टकट्स। अब बाय लिखना है, PQRS लिख दो, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट लिख दो, बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिख दो, मगर अपना नाम नहीं लिखोगे। प्लेस में कभी स्टेट का नाम नहीं लिखा जाता है, सिटी का नाम लिखा जाता है, तो आप न्यू दिल्ली लिख दो, सही है, मगर जहाँ से बिलोंग करते हो या बिलोंग नहीं भी करते हो तो वो प्लेस नहीं लिखना है। हाँ, आप जो इंसिडेंट हुआ है जिस प्लेस में, वो प्लेस का भी नाम आप लिख सकते हो। विशाखापट्टनम, वाइजैक गैस ट्रेजेडी आ गया तो विशाखापट्टनम लिख दो। अच्छा, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो बहुत आते हैं मेरे पास, ये क्वेश्चन कि ऐसे हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है। ऐसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। फॉर्म में जो फिल किया है वो ही लिखना है। फॉर्म में इंग्लिश फिल किया है तो इंग्लिश में लिखोगे, फॉर्म में हिंदी में फिल किया है तो हिंदी में लिखोगे। ओके, और जब हिंदी लिख रहे हो तो सिर्फ हिंदी लिखो, और इंग्लिश लिख रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश लिखो। मगर ऐसा कोई टर्म है हिंदी का, उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप वो टर्म को हिंदी में लिख सकते हो। ओके, स्वच्छ भारत अभियान, तो अगर सपोज इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं है तो आप इंग्लिश में ही लिख सकते हो स्वच्छ, मतलब स्क्रिप्ट इंग्लिश वाली ही होगी, स्वच्छ में SWACHH इस तरह से। और सपोज आप हिंदी लिख रहे हो मगर ऐसा इंग्लिश का वर्ड लिखना पड़ रहा है जिसका हिंदी इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप वो लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन मुझसे रिपोर्ट में पूछा जाता है कि रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखा जाता है ना। अब रिपोर्ट पास्ट में लिखा जाएगा, प्रेजेंट में लिखा जाएगा, फ्यूचर में लिखा जाएगा, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आया है। सपोज क्वेश्चन डिजिटल डिवाइड पे आया है। अब ये डिजिटल डिवाइड तो रीसेंट फिनोमेना है, और कोविड के दौरान बहुत अच्छे से पता चल गया है कि हाँ डिजिटल डिवाइड है इंडिया में, और ये पूरा का पूरा प्रेजेंट फिनोमेना है, तो आप सारा प्रेजेंट में ही लिखोगे। डिजिटल डिवाइड का सोल्यूशन क्या है तो ये फ्यूचर में लिख दोगे। अब सपोज क्वेश्चन आया वाइजैक गैस ट्रेजेडी पे, तो ये ट्रेजेडी हुई थी मई मंथ में शायद, तो आपको पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है पास्ट में आपको नरेट करना पड़ेगा।
ओके। इसका फ्यूचर में क्या सोल्यूशन देना चाहिए, इस तरह के जो एक्सीडेंट होते हैं तो वो सोल्यूशन आप दोगे वो फ्यूचर में दोगे, सिंपल। तो ऐसा नहीं है कि एकदम रिपोर्ट हमेशा पास्ट में लिखा जाता है। ये हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक हमें मिलते थे। ओके, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, ऐसे ही टॉपिक मिलते थे, इसीलिए पास्ट में लिखते थे। मगर यहाँ पर यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे टॉपिक नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो वो आप देख लेना, टॉपिक पर डिपेंड करेगा कि कौन सा टेंस लिखना है। कोई कोई रिपोर्ट का टॉपिक ऐसा होता है जिसमें तीनों टेंसेस होते हैं, कोई कोई ऐसा रिपोर्ट का टॉपिक होता है जिसमें सिर्फ पास्ट टेंस होते हैं, वो डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स, हम प्रेसी के कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रेसी में जो लिखते हैं हम एक्चुअली हम समराइज करते हैं। तो आपको पैसेज दिया रहता है, और पैसेज के लास्ट में आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दिए रहते हैं। तो उन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है, सपोज 300 वर्ड्स है, तो उसका 1/3 आपको करना पड़ेगा, यानी प्रेसी आपको 100 वर्ड्स में लिखना होगा। यानी पैसेज में जितने टोटल वर्ड्स है उसका 1/3 आपको प्रेसी में लिखना होगा। ओके। अब प्रेसी की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले आपको बॉक्सेस मिलता है, आपको बॉक्सेस में लिखना होता है, ये भी आपको पता ही है। मगर सीधे आप अगर बॉक्सेस में लिखना शुरू करोगे तो आपसे गलती वलती हो जाएगी, तो फिर आप उसको स्ट्राइक ऑफ करोगे तो फिर आपके पास जगह नहीं होगा। हालांकि मैंने बोला कि व्हाइटनर यूज कर लेना प्रेसी में, मगर आप पहले एक ड्राफ्ट तैयार करोगे, ड्राफ्ट में पूरा प्रेसी प्रॉपर लिखोगे प्रेसी। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप ड्राफ्ट में प्रॉपर प्रेसी लिखो तो आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हो, 150 हो रहा है या कम हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप एडजस्ट करोगे जब आप फाइनल प्रेसी लिखोगे। ओके, ये पहली चीज है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ड्राफ्ट तैयार करने। इसीलिए जब पैसेज पढ़ते हैं फिर ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर प्रेसी शीट में लिखते हैं, तो ये प्रेसी जो बेसिकली बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए प्रेसी। मगर किसी किसी की स्ट्रेंथ होती है, प्रेसी बहुत अच्छा प्रेसी लिखते हैं, तो वो लोग कभी बीच में भी प्रेसी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल गया जो अनफेमिलियर है तो फिर प्रेसी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रेसी का हमेशा याद रखना, जो ओपनिंग लाइन होता है, इंट्रोडक्शन होता है प्रेसी का, वो बेसिकली पैसेज का क्रक्स होता है। जो पैसेज का निचोड़ होता है ना, उस निचोड़ को ही आप ओपनिंग लाइन बनाओगे अपनी प्रेसी का, ये ध्यान रखना। और फिर उसके बाद एक फ्लो में प्रेसी लिखना। और रही बात पैरा चेंज करने की, तो इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है कि आप पैरा चेंज कर सकते हो, मगर जो CAPF AC में जो पैसेज आते हैं प्रेसी के लिए वो बहुत छोटे होते हैं। तो छोटे होते हैं तो उसमें पैरा चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। हार्डली 350 वर्ड्स 400 वर्ड्स के होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 150 वर्ड्स की प्रेसी लिखनी होती है, उसमें क्या पैरा चेंज करोगे। ओके, अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं कि उसमें कंटेंट कैसा होना चाहिए। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3 बात हमेशा याद रखना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो आंसर्स होंगे वो आपके पैसेज के बियॉन्ड नहीं होने चाहिए। यानी पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको आंसर्स लिखने हैं। दूसरा, क्वेश्चन के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, यानी जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वही आंसर करो, एक्स्ट्रा मत लिखो। और तीसरा, आप राइटर के अगेंस्ट नहीं जाओगे। ओके, अगर राइटर बोल रहा है कि वो भगवान पे बिलीव करता है पूरे पैसेज में, तो आप चाहे बिलीव करो या ना करो, आपको राइटर के फेवर में ही बात करनी है जब आपका ओपिनियन पूछा जा रहा हो। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। ओके, कोई कोई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम पैसेज का जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है, तो हमें लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं। तो पैसेज में जितने भी क्वेश्चन है सभी के 4 मार्क्स ही तो हैं, तो सबका लेंथ ऑफ द आंसर सेम होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप लोग बस क्वेश्चन जो पूछ रहा है बस उसी का आंसर करो, और क्वेश्चन की लाइन से आंसर शुरू करना। डू यू अग्री विद दिस? यस, आई अग्री विद दिस। ऐसे करके क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो, तो एकदम आपका सटीक आंसर आएगा, क्वेश्चन के बियॉन्ड नहीं जाएगा। ओके, वैसे तो अपनी तरफ से मैंने CAPF AC एग्ज़ाम के जो जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, और उसमें पूरे 9 पार्ट्स हैं। मगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने कोई एस्पेक्ट है एग्ज़ाम के जो मिस किया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मैसेज करके बता सकते हो, उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।